हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सेंटर फॉर एम्बिशन। आज के एडिटोरियल में आपका स्वागत है। आज है 31st। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 3 एडिटोरियल्स हैं जो हमारे द हिंदूज में द हिंदू में है। पहला एडिटोरियल है हमारा सुप्रीम कोर्ट पोस्ट फैक्टो एनवायरनमेंट क्लियरेंस। सीधा सा ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन आई है कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट किसी भी एरिया में लगना है या चलना इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड किसी से रिलेटेड, तो उसको इन्वायरमेंट क्लियरेंस चाहिए। तो उसमें ये कहा गया है कि क्या पोस्ट फैक्टो का मतलब सीधा सा बैक डेट से कोई भी लॉ लागू हो सकता है। इसे हम देखेंगे कि मान लीजिए कि अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया है तो उसको अगर इन्वायरमेंट क्लियरेंस चाहिए तो बैक डेट से मिल सकता है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कहा है कि हम एक स्टैट्यूटरी बैकिंग अगर है, स्टैट्यूटरी या लीगल तरीके से है तो ठीक है, अदरवाइज अलाउ नहीं है। ये है। फिर ये कि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में क्लाउड बस्ट वाला, आल्दो हमने इस पे एक आर्टिकल किया हुआ है कि क्लाउड बस्ट क्या होती है और इंडिया में कौन कौन से रीजन क्लाउड बस्ट के हैं। तो इस पे हम एक बार देख लेंगे क्लाउड बस्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो मुझे भी लगता है कि ये यूपीएससी मेंस में तो क्लाउड बस्ट से इस बार पूछने वाली है 2026 में, तो आराम से पूछेगी, क्योंकि क्लाउड बस्ट इतना ज़्यादा न्यूज़ में है, डेली एक दो आर्टिकल मिल जाता है। तो हम समझेंगे क्लाउड बस्ट क्या होता है और क्लाउड बस्ट के रीज़न क्या होते हैं और इंडिया में क्या क्या कह सकते हैं कि क्लाउड बस्ट के रीज़न और इंडिया में कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे क्लाउड बस्ट होता है। फिर हमारा एक है शांति एंकर, ये स्पेशली हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर हैं। तो उन्होंने एक शांति सीधा सा है कि प्रोटेक्शन, और कह सकते हैं कि हमारा जो बे ऑफ बंगाल है उससे रिलेटेड है कि हम अपना सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। कि इंडिया की पहले पॉलिसी थी सागर, फिर इंडिया 2025 में आया महासागर, और जो रिसेंटली यूएन में जो हमारा इंडिया यूएन का यूनाइटेड नेशन का मेंबर बना, तो उसमें हमारे ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने शांति पे चर्चा की। शांति सीधा सा मतलब है कि हम अपने बे ऑफ बंगाल के प्रोटेक्शन की और उसके सीधी सी बात सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। ये सारा हमारे आर्टिकल है, एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला वही आर्टिकल आ जाता है, द बे ऑफ बंगाल एज इंडिया शांति एंकर। सीधा सा इसका मतलब कि बे ऑफ बंगाल में कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि इंडिया की जो भी पॉलिसी है रिगार्डिंग द चाहे इंडो पैसिफिक रीजन से, और उसमें एक नई पॉलिसी और गवर्नमेंट की आ गई है कि हाउ टू सिक्योर बेटर बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल को कैसे सिक्योर करें। बे ऑफ बंगाल की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इंडो पैसिफिक रीजन की भी बात कर रहा हूँ, या मैं कहूँ कि मैं ओशियन की भी बात कर रहा हूँ। तो ये सारे इसमें बताए गए हैं। तो इसमें सारी वही चीज़ें बताई गई हैं कि ये GS2 से रिलेटेड आर्टिकल है। GS2 में हम डाल सकते हैं, जिसमें राइटर कहने की कह रहा है, राइटर सीधा सा बताने की कोशिश कर रहा है कि जो हमारा बे ऑफ बंगाल है वो सबसे ज़्यादा क्या है, डिजास्टर प्रोन एरिया है। और कह सकते हैं कि इलीगल फिशिंग भी होती है इसमें, क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर भी इस एरिया में आते हैं। और फिर कह रहा है कि बाइलेटरल बहुत सारी मैरीटाइम एक्साइज भी इस एरिया में होती हैं। तो इंडिया को जो अपना बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है उसको प्रोटेक्शन करना चाहिए, सिक्योर करना चाहिए स्ट्रॉन्गर मैरीटाइम सिक्योरिटी से। वही सारे इसमें बताया गया है। तो उसमें फिर कहा गया है कि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे 13 जुलाई को, उन्होंने कहा कि इंडिया हमारा यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का 2028 से लेके 2028-29 तक हमारा क्या बना, नॉन परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। उसी में बात कही गई है शांति, कि हम एस जनशंकर ने क्या कहा कि हॉलिस्टिक हमारी अप्रोच है किसकी, इंडो पैसिफिक रीजन और बे ऑफ बंगाल को सिक्योर करने की, नॉर्म बेस्ड प्रिंसिपल बेस्ड बनाने की। तो शांति का मतलब सीधा सा यहाँ से हो रहा है, शांति की जो पूरा यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि जो हमारा क्या नाम है, सिक्योरिंग होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स। तो शांति की बात की गई है यहाँ पे, शांति सिक्योरिंग होलिस्टिक सिक्योरिंग होलिस्टिक एडवांसमेंट
थ्रू नॉर्म्स। सिक्योरिंग थ्रू होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू द नॉर्म्स का मतलब है कि बे ऑफ बंगाल और इंडो पैसिफिक को हम नॉर्म्स कानून के अनुसार ही सिक्योर कर सकते हैं, उसमें सारे कंट्रीज पे होगा। इससे पहले इंडिया की जो पॉलिसी थी 2005 में सागर, सागर का मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल द रीजन, और उसके बाद 2025 में इंडिया की जो पॉलिसी आई महासागर, महासागर के बाद इंडिया ने एक नई पॉलिसी लाया रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ द बे ऑफ बंगाल एंड इंडो पैसिफिक रीजन, दैट इज शांति। वही सारी चीज़ें बताई हैं। फिर राइटर कह रहा है द बे ऑफ बंगाल सेंट्रलिटी है, सेंटर में है इंडिया के, स्पेशली क्या मैरीटाइम सिक्योरिटी के सेंटर में, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर सीधा सा कह रहा है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी इवोल्यूशन कैसे हुआ इंडिया में, वो सीधा सा इसमें बता रहा है कि पहले सागर आया हमारे पास, फिर हमारे पास महासागर आया, महासागर के बाद एक शांति, पानी ला देना। सागर 2015 में, फिर महासागर, फिर हमारे पास शांति आया। तो इन सारों को हम देखेंगे, इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस क्या है। तो सबसे पहले हम इनिशिएटिव इंडिया का क्या है, सीधा कि इंडिया का जो रिगार्डिंग द मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, एक मिनट थोड़ा सा, इंडिया की जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, मैरीटाइम सिक्योरिटी, वो इवोल्यूशन कैसे हुआ, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो सबसे पहले इंडिया में आया कौन सा, सागर। फर्स्ट जो हमारा रिगार्डिंग द मैरीटाइम सिक्योरिटी था सागर पॉलिसी, सागर को आया हमारा 2015 में, ये इतना याद रखना। सागर का सीधा मतलब सिक्योरिटिंग ऑल द रीजन, जितने भी हमारे रीजन है उनको सिक्योर करना है। फिर दूसरा हमारा आया महासागर, महासागर, महासागर के बाद हमारा जो थर्ड नंबर का आया है शांति। शांति ये है कि महासागर मेरा 2025 में आया, शांति मेरा 2026 में आया। ये सारी चीजें क्या कह रही हैं कि इंडिया फोकसिंग टुवर्ड द मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंडिया फोकस मैरीटाइम सिक्योरिटी की तरफ कर रहा है। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। इससे फायदा क्या होने वाला है इंडिया के, इंडिया के जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन उनके साथ अच्छे रिलेशन होंगे, इंडिया के जो नेबर कंट्रीज हैं, स्पेशली नेबरिंग कंट्री विद द बे ऑफ बंगाल, उनके साथ अच्छे रिलेशन होंगे। और इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी है, लुक ईस्ट पॉलिसी उनके साथ भी होंगे। और दूसरे शब्द में कहूँ, बे ऑफ बंगाल एक तरह का क्या है कि रूट है। थैंक यू। बे ऑफ बंगाल साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करने का एक रूट है। यही सारी चीजें आर्टिकल में, यहाँ पे हमने एक क्लू समझा, आर्टिकल में समझाई गई है। सबसे पहले वही समझते हैं कि व्हाट इज शांति, शांति है क्या। तो यहाँ से एक चीज समझ में आ रही, शांति का सीधा मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ थ्रू द होलिस्टिक एडवांसमेंट, नॉर्म्स, ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी। यहाँ पे इंडिया ये कह रहा है कि जो हमारा बे ऑफ बंगाल का रीजन है, बे ऑफ बंगाल, BOB अगर लिख दूं, दूसरे शब्दों में इंडिया फोकस कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन, क्योंकि बे ऑफ बंगाल इज द पार्ट ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक, तो यहाँ से हमारी जो पॉलिसी है किसकी, सिक्योरिंग द हमारा बे ऑफ बंगाल, तो उसमें सीधी जो हमारा शांति है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ थ्रू हॉलिस्टिक एडवांसमेंट, नॉर्म्स, ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी। यहाँ पे सारे रूल्स रेगुलेशन एक दूसरे कंट्री पे ट्रस्ट होगा और हमें इंटीग्रिटी मेंटेन करनी रहेगी। तो यही है इंडिया का मैरीटाइम व्यू। कब, तो इंडिया ने जो कैंडिडेचर मिला इंडिया को 2028 से 2029 में, वहाँ पे हमारे जो मिस्टर एस जयशंकर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे,
एस जयशंकर, उन्होंने ये अपना विज़न रखा कि हमारा विज़न क्या है? हमारा विज़न ये है कि इनिशियली इंडिया वाज़ फोकसिंग सागर पॉलिसी पे, फिर महासागर। अब हमारा है कि जितने भी कंट्रीज़ हैं उन पे बीच में नॉर्म्स होने चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए रिगार्डिंग द सिक्योरिटी ऑफ बे ऑफ बंगाल, स्पेशली फोकसिंग टूवर्ड्स द इंडो पैसिफिक रीजन। यही आर्टिकल में पूरा समझाया। शांति का सीधा सा मतलब क्या है कि हमारी जो मेरिटाइम स्ट्रेटजी है, सागर और महासागर को उसको एक्सपेंड करना, और रूल बेस्ड गवर्नेंस, ट्रस्ट, रेजिलियंस, कॉपरेशन, ये सारी, कि हमारी जो पहले सागर पॉलिसी थी और महासागर पॉलिसी थी उसको और ज़्यादा एक्सपेंड करना, किसमें? रूल बेस्ड गवर्नेंस करना है, ट्रस्ट अमंग द कंट्रीज लाना है, जो कंट्रीज स्पेशली बे ऑफ बंगाल इंडो पैसिफिक रीजन से, रिजिलियंस और रीजनल कॉपरेशन भी करना है। सीधी सी बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, पीसफुल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल द कंट्रीज, पीसफुल एग्जिस्टेंस और पीसफुल यूज ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन। ये सारी वो है कि वो हमारा इंडो पैसिफिक का ही कॉन्सेप्ट है। फिर कह रहा है कि वाई इज बे ऑफ बंगाल इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया? इंडिया के लिए क्वेश्चन मेंस में भी बन सकता है वाइज। तो यहाँ पे जैसे ही क्वेश्चन मेंस में बनेगा तो मैं सीधा यहाँ से उठा के अपना क्या कर लूँगा, तो एक चीज़ तो मुझे लिखनी है कि बे ऑफ बंगाल की इंडिया के लिए इम्पोर्टेंस क्या है। राइटर, बे ऑफ बंगाल की इंडिया के लिए इम्पोर्टेंस क्या है? जो हमारी बे ऑफ बंगाल, जैसे मान लीजिए दिस इज अवर इंडिया, ये हमारा बे ऑफ बंगाल है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये सारे साउथ ईस्ट कंट्रीज हैं, इधर ईस्टर्न कंट्रीज ऊपर है। ये हमारा बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, ये बे ऑफ बंगाल, और इधर ऑस्ट्रेलिया वगैरह है। तो सीधी सी बात है, ये रीजन अगर सिक्योर रहेगा बे ऑफ बंगाल का, जिसमें किसी भी कंट्री का, स्पेशली चाइना का इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता है, तो इनका इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, तो इंडिया की सीधी कनेक्टिविटी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, मलेशिया हुआ, थाईलैंड हुआ, फिलीपींस हुआ, इन सारे कंट्रीज से हमारी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी। और इंडिया का जो स्पेशली बात करूं, आसियान कंट्री, आसियान कंट्रीज से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी, और आसियान कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशन बेहतर बने रहेंगे। पहला तो इंडिया के लिए इम्पोर्टेंस और है। और सीधी सी बात है, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन में भी पड़ता है, क्यों? बे ऑफ बंगाल, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पे है स्टेट ऑफ मलक्का। नीचे अगर जाऊंगा मैं, तो इंडिया का जो ट्रेड होता है स्टेट ऑफ मलक्का से होता है, इस रीजन का। तो सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन का सीधा है कि अगर ये रीजन सिक्योर रहेगा, ये रीजन की प्रोटेक्शन रहेगा, नॉर्म्स रहेंगे, इंटीग्रिटी रहेगी, तो इंडिया का जो ट्रेड है किससे होता है? स्टेट ऑफ मलक्का। और सुंडा स्टेट भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, सुंडा स्टेट, सुंडा स्टेट स्पेशली स्टेट ऑफ मलक्का ही है सुंडा। तो सेकंड ऑप्शन है, इससे जो हमारा ट्रेड होता है वो भी सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन सिक्योर रहेगा। और जो मैंने कहा एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंडो पैसिफिक का, कि इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी थी, पहले इंडिया की जो पॉलिसी थी वो कहती लुक ईस्ट, फिर उसको हमारा चेंज किया पीएम ने एक्ट ईस्ट। तो इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब हमारे जो एक्सटेंडेड नेबरहुड कंट्रीज हैं, एक्सटेंडिंग नेबरहुड का कंट्रीज का मतलब सीधा सा मतलब कि जो हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनके रिगार्डिंग हमने एक पॉलिसी बनाई है, उसको हम बोलते हैं एक्ट ईस्ट कंट्रीज। सीधा सा है कि इंडिया अब इस कंट्री में एक्ट करेगा, कॉपरेट करेगा और अपनी बात पूरी सी पूरी रखेगा। तो इसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी इंडिया को क्या है, एक स्ट्रेंथिन होगी कि अगर ये रीजन इंडो पैसिफिक वाला रीजन सिक्योर रहेगा, ये वाला रीजन तो, और बे ऑफ बंगाल वाला, और फिशरीज वगैरह बहुत अच्छी कर पाएगी। हाइड्रोकार्बन, ब्लू इकोनॉमी पोटेंशियल का सीधा सा मतलब है कि जो ओशन रिलेटेड इकोनॉमी, फिशिंग इंडस्ट्रीज हो गई, ओशन की माइनिंग वगैरह हो गई, फिशरीज हो गई, इनको भी पोटेंशियल मिलेगा, इनको भी इंडिया को एक्सपेंड होंगी और बेहतर होंगी। और स्ट्रेटजिक कंपटीशन है कि चाइना का इन्फ्लुएंस इस रीजन में कम होगा। सीधी सी बात है कि हमारा जो सबसे बड़ा कंपटीशन है इंडिया का वो चाइना के साथ ही है, तो स्ट्रेटजिक कंपटीशन ड्यू टू चाइना ग्रोइंग प्रेजेंस इंक्रीज होगा। सीधी है कि इंडिया भी compete कर पाएगा चाइना से, और दूसरे शब्द में कि इन्फ्लुएंस ऑफ द चाइना इन दिस रीजन विल बी डिक्रीज, कम होगा। इसलिए इंडिया की सबसे इम्पोर्टेंट है किसकी? बे ऑफ बंगाल की। इंडिया के पास चैलेंजेस क्या है किसकी? बे ऑफ बंगाल के रिगार्डिंग।
जो हमने समझा कि बे ऑफ बंगाल इंडिया का जो अब सब हम समझ रहे हैं मेंस के पर्पज से। क्लाइमेट चेंज, राइजिंग सी लेवल है। पहला तो चैलेंजेस इंडिया के लिए ही है कि सी लेवल बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से है। तो बहुत सारी इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी प्रॉब्लम है। नेचुरल डिजास्टर्स की भी बहुत सारी इस एरिया में प्रॉब्लम है। नेचुरल डिजास्टर स्पेशली अगर मैं बात करूं तो साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल में बहुत आते हैं। तो साइक्लोन्स की वजह से क्या है, हमारा सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, नेचुरल डिजास्टर स्पेशली साइक्लोन इस एरिया में बहुत आते हैं। उसकी वजह से क्या है, हमारा सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन भी डिस्टर्ब रहता है। फिर कह रहा है राइटर, साइक्लोन, नेचुरल डिजास्टर हमने पढ़ लिया। इलीगल फिशिंग, पायरेसी, मैरीटाइम क्राइम, इस एरिया में इलीगल फिशिंग भी बहुत होता है, सी पायरेसी बहुत होता है, और मैरीटाइम क्राइम भी बहुत ज़्यादा होता है। पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस ड्यू टू मैरीन पॉल्यूशन होता है, और सप्लाई चेन डिसरप्शन हो जाता है। स्टैटिस्टिक अमंग द मेजर पावर का मतलब इस एरिया में एक रीज़न और है कि इधर मेजर पावर की अगर बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं क्वेड की, क्वेड भी इंडो पैसिफिक में है, बिकॉज बे ऑफ बंगाल इज द पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक, और इधर चाइना का भी इन्फ्लुएंस रहता है। तो इनमें क्या है कि एक तरह का क्या रिवेलरी बनी रहती है, इंडिया चाइना हुआ, अमेरिका हुआ, या क्वेड कंट्रीज हुए। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं इंडिया के पास कि बे ऑफ बंगाल को कैसे सिक्योर कर पाए। फिर हम देखते हैं शांति का फ्रेम। शांति का सीधा सा मतलब यही है कि शांति, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ थ्रू होलिस्टिक एडवांसमेंट, नॉर्म, ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी। सीधी से हमारे मिस्टर एस जयशंकर ये कह रहे हैं, एस शंकर लिख दूं तो ये कहना चाह रहे हैं कि बे ऑफ बंगाल रीजन में हमारे क्या होना चाहिए, बे ऑफ बंगाल रीजन में हमारे रूल बेस्ड मैरीटाइम सिक्योरिटी होनी चाहिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी, रूल बेस्ड मैरीटाइम सिक्योरिटी होनी चाहिए। उसके अलावा और क्या होना चाहिए, एक दूसरे कंट्रीज पे ट्रस्ट होना चाहिए, और इंटीग्रिटी की बात करें, इंटीग्रिटी भी रहने, सत्यनिष्ठा बनी रहनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। इसका सीधा सा मतलब यही निकल के आ रहा है, शांति पॉलिसी इंडिया की रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ हमारा बे ऑफ बंगाल। ये सारी चीज़ें हैं कि ये शांति का सीधा सा मतलब है कि रूल बेस्ड मैरीटाइम सिक्योरिटी होना चाहिए, कंट्रीज में ट्रस्ट होना चाहिए, और इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा बनी रहनी चाहिए, पीसफुल सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन का होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, कोर प्रिंसिपल यही शांति के दिए गए हैं। शांति के ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मान लीजिए इस पे। कोर प्रिंसिपल क्या है कि रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर जो हमने पढ़ा, और कह रहा है म्यूचुअल ट्रस्ट अमंग द लिटरल स्टेट आर दो स्टेट विच आर कनेक्टेड विद द बे ऑफ बंगाल, और सीधा कह सकते हैं दे आर शेयरिंग बॉर्डर विद द बे ऑफ बंगाल। ये लिटोरल स्टेट्स हैं, उनके साथ ट्रस्ट होना चाहिए। रीजनल इंस्टीट्यूशनल कॉपरेशन होना चाहिए, स्पेशली बिम्स्टेक है हमारा, बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल से ही रिलेटेड है। उसके अलावा जैसे सार्क कंट्रीज भी हैं, कुछ सार्क कंट्रीज की बात करूं, सार्क कंट्रीज हैं, इन सारे कंट्रीज में आसियान के कंट्रीज भी आ जाते हैं कुछ। तो हमारा क्या है कि रीजनल इंस्टीट्यूशन है जितने भी, चाहे बिम्स्टेक हुआ, चाहे आसियान हुआ, चाहे सार्क हुआ, इनके बीच में भी एक कॉपरेशन होना चाहिए, रीजनल कॉपरेशन होना चाहिए। और मैरीटाइम सिक्योरिटी को तो स्ट्रेंथन हमें करना ही है। फिर कह रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द डिजास्टर, अगर कहीं पे भी डिजास्टर, मान लीजिए मलेशिया में आया, इंडोनेशिया में डिजास्टर आया, कहीं पे भी आया, तो एक दूसरे कंट्रीज़ की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, और ब्लू इकोनॉमी पे फोकस करेंगे, जिससे हमारी जो ओशन रिलेटेड इकोनॉमी है, ओशन रिलेटेड इकोनॉमी वो स्ट्रांग हो। और क्लाइमेट रिजिलियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात हो रही। ये सारे शांति के हमारे पैरामीटर हैं कि शांति का सीधा सा मतलब क्या है कि हमारी बे ऑफ बंगाल रीजन या स्पेशली को इंडो पैसिफिक रीजन में रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर होना चाहिए, चाहे कोई भी कंट्रीज हो। दूसरा क्या है कि म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए अमॉन्ग द लिटोरल स्टेट्स, या दूसरे शब्द के बे ऑफ बंगाल से जितने भी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ इंडो पैसिफिक। रीजनल इंस्टीट्यूशनल कॉपरेशन का सीधा सा मतलब है जितने भी इंस्टीट्यूशन है
चाहे आसियान हुआ, चाहे बिम्स्टेक हो, उनके बीच में एक कॉपरेशन होना चाहिए। मैरिटाइम सिक्योरिटी को और स्ट्रेंथन करना है, स्पेशली क्या है, पायरेसी हो, पायरेसी कम हो, एनवायरनमेंट सिक्योरिटी हो, ये सारी चीज़ें हमारी मेंशन है शांति में। तो ये हमारा सीधा सा आता है, शांति समझ में आ जाता है। इंडिया की जो मैरिटाइम का इवोल्यूशन है, जो स्पेशली राइटर कहता है इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो इवोल्यूशन का सीधा सा मतलब है कि इंडिया फोकस कर रहा है प्रोटेक्शन एंड इंक्लूसिव, सीधा सा कहते हैं फ्री एंड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ द ब्लू इकोनॉमी और ओशन इकोनॉमी को सीधी सी कह सकते हैं। तो यहाँ से इंडिया का सबसे पहले था, जो इंडिया 2005-15 में आया, इंडिया का पहली पॉलिसी थी रिगार्डिंग द इंडो पैसिफिक या बे ऑफ बंगाल रीजन से रिलेटेड, बे ऑफ बंगाल से रीजन से रिलेटेड पहली थी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल द रीजन। सीधा है कि सिक्योरिटी होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए सभी रीजन की। यहाँ पे इंडिया एक तरह का पैसिव रोल प्ले कर रहा था, कि इंडिया ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता था, किसी भी एक तरह का पैसिव रोल। ये सागर पॉलिसी बस प्रोटेक्शन रिलेटेड पैसिव रोल यहाँ पे दिख रहा है इंडिया का। लेकिन जो महासागर पॉलिसी है इंडिया की, बार्डर इंडो पैसिफिक मैरिटाइम सिक्योरिटी, सीधी सी बात है यहाँ पे इंडिया एक एक्शन ले रहा है। सीधी सी बात है कि इंडिया का रेंज था बे ऑफ बंगाल से, वो बे ऑफ बंगाल तक सीमित था विद इन सागर पॉलिसी, लेकिन अब जैसे ही महासागर आया तो उसमें इंडो पैसिफिक भी इंक्लूड हो गया। तो इंडिया यहाँ पे एक तरीके का एक्टिव पॉलिसी है इंडिया की, ये एक्टिव पॉलिसी है। एक्टिव का सीधा मतलब कि इंडिया अगर किसी भी कंट्रीज के साथ कोई प्रॉब्लम है तो इंडिया उस पर एक्शन लेगा, चुपचाप नहीं बैठेगा। जो 2026 में रिसेंटली जो हमारा शांति आया है, उसमें नॉर्म, ट्रस्ट, इंटीग्रिटी, मैरिटाइम गवर्नेंस को बेटर करने की बात हो रही है। तो दीज आर द 3 पॉलिसी रिगार्डिंग द बे ऑफ बंगाल और इंडो पैसिफिक। अगर कोई भी मैरिटाइम सिक्योरिटी से आता है, इंटरनल सिक्योरिटी में भी आता है, तो इनमें से हम शांति डाल सकते हैं, महासागर डाल सकते हैं, सागर डाल सकते हैं, और सबसे कोशिश करिए ये 2 तो डाल के ही चलिएगा, महासागर और सागर। ये सारी चीज़ इस आर्टिकल में। अब कह रहे हैं कि शांति इतना ज़्यादा मैटर क्यों करता है। राइटर कहने का मतलब है सीधा कि मैटर इसीलिए है कि ये शांति जो हमारा पॉलिसी है इंडिया की रिगार्डिंग द बे ऑफ बंगाल पॉलिसी है, उसमें क्या है, कॉपरेशन कंट्रीज में हो रहा है रेदर देन कम्पिटिटिव सिक्योरिटी। पहले जो कम्पिटिटिव टाइप सिक्योरिटी थी, उस या अब ये सिक्योरिटी किस पे आएगी, कॉपरेटिव टाइप सिक्योरिटी, कि हमारे बे ऑफ बंगाल की सिक्योरिटी विद द कॉपरेशन हम करेंगे, इसलिए मैटर करता है। और जो बिम्स्टेक कंट्रीज हैं, रीजनल प्लेटफॉर्म, जो बिम्स्टेक का हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसको स्ट्रेंथन करेंगे, और डिजास्टर प्रिपेयरनेस और मैरीटाइम गवर्नेंस को भी इनहांस होगी ये। और क्या है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, स्लॉक जिसे बोलते हैं, फ्रीडम नेविगेशन की भी सपोर्ट होगी अगर इंडिया मैटर करता है, इसलिए वो इंडिया और कंट्रीज में कॉपरेट करते हैं तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन की भी सिक्योरिटी होगी। और सबसे बड़ी चीज़, प्रिफर्ड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनर भी इसमें इंक्लूड होंगे। ये इंडिया के लिए है कि बहुत ऐसे कंट्रीज जैसे यूएसए हो गया, जापान हो गया, यूएसए पार्ट नहीं है किसका, बे ऑफ बंगाल का, लेकिन यूएसए क्वाड के जरिया, ऑस्ट्रेलिया हुआ, जापान हुआ, क्वाड के जरिए क्या है कि इस एरिया में क्या है कि प्रिफर्ड मैरिटाइम सिक्योरिटी पार्टनर के रूप में भी काम करते हैं, जैसे क्वाड, जब मैंने एग्जांपल बताया। ये सारी इंडिया के लिए शांति इसलिए मैटर करता है। ये सारी आर्टिकल का मेन सेंस था, हमने समझा। अब हम समझते हैं जो सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक बैलेंस ऑन इकोलॉजिकल पब्लिक इंटरेस्ट। सीधी सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट की बात है और इकोलॉजी से रिलेटेड है तो डिफैक्टो वगैरह हो सकता है, अदरवाइज वो स्टेटरी उससे बैकिंग चाहिए। इस आर्टिकल में सारी सी वही बात कहने की बात कही है। तो यहाँ से हमें सीधा है कि GS3 में भी लिख सकते हैं, और GS2 में अगर इसका कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस से निकालें तो निकल आएगा। स्पेशली इन्वायरमेंट का ही टॉपिक है, इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में डाल सकते हैं। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब कि अगर हम कोई किसी एरिया में प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उससे पहले हमें इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना चाहिए कि इसका इस एरिया में कितना ज़्यादा नेगेटिव
इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, स्पेशली नेगेटिव भी पड़ता है, और उसकी हम भरपाई कैसे कर सकते हैं और इन्वायरमेंट गवर्नेंस को कैसे बेहतर कर सकते हैं। सीधी सी बात है कि हमें इन्वायरमेंट क्लियरेंस चाहिए होता है, तो हम इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं, एजेंसी अथॉरिटी होती है वो करती है। उसी पर सुप्रीम कोर्ट का कुछ डिसीजन आया, एक एक करके समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि पोस्ट फैक्ट इन्वायरमेंट क्लियरेंस अंडर द एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट फ्रेमवर्क। पोस्ट फैक्ट मतलब का सीधा सा है कि बिफोर द डेट अगर कोई लॉ इम्प्लीमेंट होता है, सब लॉ इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसको बोलते हैं पोस्ट फैक्टो लॉ। पोस्ट फैक्टो मतलब बैक डेट से अगर कोई लॉ अलाउ हो रहा है, मान लीजिए कि मैंने कोई काम आज किया है, लेकिन वो काम पीछे की डेट से अगर वो कानून लागू होता है, तो उसको मैं बोलता हूँ पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंट, पोस्ट फैक्टो लॉ। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंट क्लियरेंस की बात हो रही है, जो हमें मिलता है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, कि कोई भी प्रोजेक्ट लगाने से पहले हमें इन्वायरमेंट का असेसमेंट करना पड़ता है। उसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि एक्स पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंट क्लियरेंस जनरली सीधी बात है, कोई परमिशन नहीं, इम्परमिशेबल है, लेकिन कुछ लिमिटेड केस में सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर देता है, स्पेशली पब्लिक इंटरेस्ट में। यहाँ से सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया वो ये कह रहा है कि कि अगर मान लीजिए कोई भी प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया, ऐसे समझो कोई भी प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया, उसको क्या है कि EI इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के थ्रू उसका इन्वायरमेंट क्लियरेंस ही नहीं अब तक हुआ है। अब क्या है कि ये प्रोजेक्ट बना मान लीजिए 2025 में, और अभी कितनी चल रही है 26। तो अब देखा जाए प्रोजेक्ट तो बन गया, हमने इन्वायरमेंट क्लियरेंस लिया नहीं, तो उसका कहना है कि इस प्रोजेक्ट का अगर रियलिटी में देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट बनने से पहले 2025 में इन्वायरमेंट क्लियरेंस ले जाना चाहिए था। लेकिन अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड, पब्लिक का इंटरेस्ट है, तो इस केस में हम क्या है कि 2026 में भी इसका इन्वायरमेंट क्लियरेंस ले सकते हैं, अदरवाइज इसका नहीं ले सकते। वो भी स्टेटरी बैकिंग होना चाहिए, स्टेटरी बैकिंग का मतलब सर्टेन लॉ होना चाहिए। सीधा सा मतलब ये निकल के आ रहा है इसका कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के अंदर जो हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्लियरेंस लेते हैं, उनको हम पीछे की डेट से ले सकते हैं, अगर वो प्रोजेक्ट हमारा लार्जली पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, पब्लिक का इंटरेस्ट उसमें जुड़ा हो। सपोज दैट कि अगर मान लीजिए किसी भी एरिया में डैम बनवाया है गवर्नमेंट ने, या कह सकते हैं कि पुल बनवाया, छोटी सी बात, उसका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के अंदर हमने कोई क्लियरेंस नहीं लिया हुआ है, तो वो बैक डेट से भी लिया जा सकता है, अगर पब्लिक के यहाँ पे ग्रीवियंसेस सॉल्व हो रहे हैं। वही सुप्रीम कोर्ट मेंशन करने की बात कर रहा है। तो सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का सीधा सा मतलब है प्रिवेंटिव इन्वायरमेंट गवर्नेंस मैकेनिज्म है, कि कोई भी काम करने से पहले, इंडस्ट्री लगाने से पहले, कोई भी प्रोजेक्ट लगाने से पहले हमें इन्वायरमेंट पे कितना नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, कितना पॉजिटिव तो पड़ता ही नहीं, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, उसको सारा असेस करना है, समझना है, तभी हमें क्या है इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिलेगा। अगर इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिलेगा तभी हम उस प्रोजेक्ट पे काम कर पाएंगे, यही सीधी चीज़ है। तो वही है, इट रिक्वायर प्रायर इन्वायरमेंट क्लियरेंस बिफोर कमेंसिंग स्पेसिफाइड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट लग रहा है, इन 2017 में क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड ए नोटिफिकेशन अलाउ डिफॉल्टिंग प्रोजेक्ट टू अप्लाई फॉर पोस्ट फैक्ट इन्वायरमेंट के लिए आफ्टर पेइंग पेनल्टीज। कि 2017 में गवर्नमेंट ने क्या किया, 2017 में गवर्नमेंट ने क्या कि अगर कोई भी इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट है, सॉरी, अगर कोई प्रोजेक्ट है उसको अगर पेनल्टी भर दे तो उसे डिफैक्ट पहले पिछली डेट से उसे इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिल जाएगा। लेकिन फिर वो डिसीजन चेंज किया सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का मतलब जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर है वो भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें सीधा है कि जो किसी भी क्या राइट का वायलेशन हो इन्वायरमेंट वगैरह का। फिर सुप्रीम कोर्ट का 2025 में डिसीजन आया, उसने कहा कि पोस्ट फैक्ट इन्वायरमेंट क्लियरेंस इज नॉट लीगली परमिसेबल। 2025 में सुप्रीम कोर्ट फिर कहा उसने कि पोस्ट फैक्टो जितने भी इन्वायरमेंट क्लियरेंस है लीगली वो परमिसेबल नहीं है। अब ये चीज़ देखो,
सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट 2017 से लेके इन्वायरमेंट क्लियरेंस के रिगार्डिंग अपनी गाइडलाइन दे रहा है। जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस किसके थ्रू मिलता है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो एक एजेंसी करती है, कोई भी एजेंसी इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती है, कि 2017 में कहा कि हो सकता है पोस्ट फैक्टो वो पेनल्टी भर दे, तब 2021 में कहा कि नहीं, उसने कहा कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अगर फॉलो किया है तभी हो सकता है, अगर कोई भी राइट का वायलेशन वगैरह नहीं हुआ है। फिर कह रहा है 2025 में सुप्रीम कोर्ट कि पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंट क्लियरेंस नॉट लीगली परमिसेबल, इंडिया में लीगली परमिसेबल नहीं है, कि लीगल के हिसाब से ये बिल्कुल गलत है, लीगलिटी के हिसाब से। अब ये 2026 में क्या आया, सुप्रीम कोर्ट लेटेस्ट जजमेंट ये हमारा 2026 का अभी कल पर काल का है, उसमें कहा सुप्रीम कोर्ट प्रायर एनवायरनमेंट क्लियरेंस रिमेन्स द रूल्स। कैसे बने होते हैं, ब्लैंकेट रेगुलराइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट वायलेटिंग एनवायरमेंट लॉ इज नॉट अलाउड। अगर इन्वायरमेंट लॉज या इन्वायरमेंट राइट्स का अगर वायलेशन हो रहा है तो हमारा क्या है कि प्रायर इन्वायरमेंट क्लियरेंस डिफैक्टो नहीं अलाउ है, सीधी अलाउ है। फिर कह रहा है कि ए नैरोली टेलर्ड एमनेस्टी रेगुलेशन में भी परमिट ओनली व्हेन ओवरराइडिंग पब्लिक इंटरेस्ट एग्जिस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी रिसेंटली आया उसने कहा कि हो सकता है सिर्फ एक कंडीशन में, कि पब्लिक का इंटरेस्ट जुड़ा होना चाहिए। वही आर्टिकल का पूरा इसेंस है कि इन्वायरमेंट क्लियरेंस पोस्ट फैक्टो हो सकता है, बिफोर द डेट हो सकता है, कब, जब उसमें पब्लिक का इंटरेस्ट जुड़ा हो। यही सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है, केयरफुली एसेस वेदर पब्लिक बेनिफिट, वही सारी चीज़ें कि बिफोर ग्रांटिंग एनी रिलैक्सेशन पब्लिक का बेनिफिट है या नहीं है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो अगर इसमें क्वेश्चन आता है तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से इन्वायरमेंट में सीधा सीधा क्वेश्चन थर्ड पेपर में पूछ लेता है। तो यहाँ पे आप इसको डाल सकते हो कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, अगर उसमें पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है तो पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंट क्लियरेंस हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग क्या है इसकी, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग का मतलब जजमेंट कैसे सुप्रीम कोर्ट ने दिया, सीधा जजमेंट ये कहा कि हर व्यक्ति का अधिकार है राइट टू हेल्थी इन्वायरमेंट अंडर द आर्टिकल 21। ये एक राइट टू हेल्थी इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो उस व्यक्ति का या पब्लिक का स्पेशली वहाँ से अगर कोई इंटरेस्ट जुड़ा है तो आपका इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिल जाएगा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल एसडीजी की बात कर रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की भी बात कर रहा है यहाँ से, कि एसडीजी को भी प्रमोट करने की बात हो रही है। और प्रिंसिपल हमारे पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, इंटर जनरेशनल इक्विटी, इक्विटी, ये सारी चीज़ें इसमें हम एसडीजी डाल सकते हैं, आर्टिकल 21 को भी डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग में दी हैं। रिलैक्सेशन कब मिलेगा, सीधी सी बात है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो गया हो, ऐसे मैंने कहा डैम है किसी भी एरिया में, और उससे ये हो रहा है कि अगर वो डैम उस एरिया में नहीं होता तो शायद बहुत सारा फ्लड आ जाता, 10-20 गांव या बहुत ज़्यादा लोग, 2-4 लाख लोग इफेक्टेड होते। तो ये क्रिटिकल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ केयर से कोई भी बनाया गया है, असेंशियल हेल्थ केयर फैसिलिटी, हॉस्पिटल्स वगैरह बनाए गए हैं, या कह रहे सक प्रोजेक्ट, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, स्पेशली मैंने कहा कि अगर कोई ब्रिज वगैरह है कनेक्टिविटी करता है, उससे पब्लिक का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो क्लियरेंस पोस्ट फैक्टो हो सकता है। अदर केसेस पब्लिक वेलफेयर का, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन है कि पोस्ट फैक्टो कब हो सकता है इन्वायरमेंट क्लियरेंस, पोस्ट फैक्टो जब ये हो, कौन सी चीज़ें, सीधी सी बात है पब्लिक का इंटरेस्ट जहाँ पे ज़्यादा हो तो वहाँ पे हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। फिर कह रहा है सिग्निफिकेंस ऑफ द जजमेंट, इसके सिग्निफिकेंस जजमेंट की क्या है, मेन प्रिंसिपल हमारा यही है कि इसके सिग्निफिकेंस क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, सिग्निफिकेंस क्या है कि इन्वायरमेंट, सीधा है कि इन्वायरमेंट जजमेंट को बढ़ावा मिलता है, और प्रिवेंटिव बेटर क्योर, प्रिवेंटिव इज़ बेटर देन द क्योर, ये वाला सीधा प्रिंसिपल भी लागू होता है। और ये है कि इन्वायरमेंट गवर्नेंस भी बढ़ेगी, और पोस्ट फैक्ट क्लियरेंस का मिसयूज़ कम होगा, और डेवलपमेंट नीड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन भी बढ़ेगा, और प्रोजेक्ट प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस भी, अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो इसका सीधा सा है कि इन्वायरमेंट का जो लॉ है, इन्वायरमेंट के लॉ हैं या जजमेंटल हैं, वो भी
मजबूत होंगे और प्रिवेंटिव इज़ बेटर देन द क्योर, सीधा सा है कि इन्वायरमेंट गवर्नेंस को भी बढ़ावा मिलेगा। और जो हम पोस्ट फैक्टो लॉज हैं, पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस है रिगार्डिंग द इन्वायरमेंट, उनको भी मिसयूज़ कम होगा और डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन की नीड है वो भी बैलेंस रहेगी। इससे सीधी सी बात सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी नीड हमारी क्या रहेगी, बैलेंस रहेगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और लास्ट में सीधा ये कह रहा है कि प्लानिंग हम करेंगे प्रोजेक्ट की, इससे अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी भी सिस्टम में आएगी। यही सारी चीज़ें आर्टिकल में मेंशन है। तो ये हमारा आर्टिकल हो जाता है ख़त्म। और हमारा आता है आर्टिकल GS1 में आ सकता है GS3 डिजास्टर क्लाउड बस्ट। क्लाउड बस्ट को समझने से पहले ये समझना है हमें, ये आर्टिकल उतना ज़्यादा नहीं, हम बहुत बार एक्सप्लेन कर चुके हैं। सबसे एक बार और बता दूं क्लाउड बस्ट होता क्या है। क्लाउड बस्ट बादल का फटना, क्लाउड बस्ट या बादल फटना। क्लाउड बस्ट का सीधा सा मतलब है, अगर डिफाइन करूं एज पर द IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, किसी भी एरिया में 100 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर रेनफॉल होती है विद इन 1 आवर, 100 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर रेनफॉल 1 घंटे में होती है, वो एरिया 20 से 30 किलोमीटर, 20 इंटू 20 रेंज हो सकती है, किलोमीटर की रेंज में हो सकती है, उसको हम बोलते हैं क्लाउड बस्ट। सीधा सा है। IMD के अनुसार किसी भी एरिया में अगर बारिश 100 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, वो एरिया कितनी हो सकती है, 20 बाई 20 का एरिया किलोमीटर के हिसाब से 20 स्क्वायर किलोमीटर हो सकता है। ये सीधी सी IMD की क्लाउड बस्ट की डेफिनेशन है एज पर द IMD। अब क्लाउड बस्ट होती कैसे है? क्लाउड बस्ट होने का सीधा सा मतलब ये है कि ऐसे समझो क्लाउड बस्ट, कि क्लाउड बस्ट अगर मान लीजिए कि ये एक माउंटेन है, ये मेरा एरिया पूरा क्या है, ये मेरा एरिया है, ये मेरा इस तरफ मैं मान ले रहा हूं कि ये मेरा इस तरफ है ओशन, यही रहने दो, इस तरफ है मेरा ओशन या सी, ये मेरा है माउंटेन, और इधर भी अगर मान लीजिए माउंटेन के अलावा एक कोई भी टेरिटरी है या कुछ भी हो सकती है, इधर भी टेरिटरी हो सकती है छोटी सी। अब देखो अब क्या है कि यहाँ पे अगर गर्म हवाएं हैं, लो प्रेशर एरिया इस रीजन में, ये लो प्रेशर एरिया है, तो जो गर्म हवाएं क्या करेंगी, गर्म हवाएं इस एरिया से पानी पकड़ेंगी। सीधा सा मान लो कि ये हमारा अरेबियन सी की बात हो रही, इंडिया को मान लो थोड़ी देर के लिए वेस्टर्न घाट है, अगर इंडिया को इस यहाँ से हटा दूं, तो अगर मैं इंडिया को अपनी को ऐसे इस एरिया में ले लूं इसको, अब ये यहाँ से क्या है कि यहाँ से जो हवाएं क्या है, यहाँ से चल के आ रही हैं ऐसे ऐसे, तो गर्म हवाएं क्या है, गर्म हवाएं सीधी सी बात है कि उस एरिया से क्या है, उस एरिया से मॉइस्चर को कैप्चर करेंगी। मॉइस्चर को कैप्चर करते 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 ये ऐसे ऐसे आगे मूवमेंट करेंगी, ऐसे ही आगे मूवमेंट करेंगी। अगर ये सीधी सी बात है इंडिया का वेस्टर्न घाट है और इंडिया ये कोई माउंटेन इनके रास्ते में पड़ जाता है, अगर ये माउंटेन इनके रास्ते में पड़ जाता है तो इस माउंटेन से ये हवाएं सीधी सी टकराएंगी, और जैसे ही टकराएंगी तो क्या होगा कि पानी का और हवा का जो साथ था वो छूट जाएगा, तो ये हवाएं ऐसे ऐसे आगे की तरफ निकल जाएंगी। ये सीधी सी बात है, विंड ऐसे आगे की तरफ निकल जाएगी, और इस एरिया में जो बहुत अचानक से पानी बारिश होगी उसको मैं बोलूँगा क्लाउड बस्ट। क्लाउड बस्ट ये कन्वेक्शन टाइप होती है या सीधी को ऑरोग्राफिक। ऑरोग्राफिक का सीधा सा मतलब ये इस एरिया में कोई भी माउंटेन है, ऑरोग्राफिक क्लाउड बस्ट भी हो सकती है। तो क्लाउड बस्ट का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि किसी भी एरिया में अचानक से बारिश हो, उसके क्लाइमेट चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने देखा नेचुरल फिनोमेनन क्या है कि उस एरिया में अगर कोई भी माउंटेन आ जाता है
तो हवाएँ क्या है कि उस माउंटेन से टकराएँगी जिनमें पानी है, मॉइस्चर है, और वो हवाएँ आगे निकल जाएँगी, इस एरिया में एकदम से पानी आ जाएगा। और पानी एकदम से आएगा तो इस एरिया की जो सॉइल है, वो पानी को एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो इससे क्या है कि क्लाउड बर्स्ट की वजह से फ्लड भी आ जाएगा। तो अब सबसे बड़ी बात है, इंडिया में जो फ्लड के कौन-कौन से रीज़न हैं, वही इस आर्टिकल में बताया गया है कि क्लाउड बर्स्ट से प्रॉब्लम क्या आती है, कि इंडिया में रीज़न कौन-कौन से हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट होती है। इंडिया रीज़न ऑफ क्लाउड बर्स्ट। अगर ये मेरा इंडिया है, तो जहाँ पे अभी माउंटेन होंगे, अगर ये नॉर्थ ईस्ट का रीजन है ये वाला, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में क्लाउड बर्स्ट बहुत होती है। नॉर्थ ईस्ट का रीजन, क्यों यहाँ माउंटेन नॉर्थ ईस्ट का रीजन, ये मेन रीजन है। ये मेरा ऊपर हिमालय रीजन है, हिमालय, यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट बहुत होती है क्योंकि यहाँ पे भी माउंटेन है। और ये हमारा वेस्टर्न घाट वाला रीजन, वेस्टर्न घाट, यहाँ पे भी क्लाउड बर्स्ट होता है। तो ये हिमालय वाला रीजन, वेस्टर्न घाट वाला रीजन और नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट होती है। मैंने कहा किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द ऑरोग्राफिक रेनफॉल या दूसरे कन्वेक्शन रेनफॉल की वजह से इस एरिया में होती है कि हवाएं यहाँ से पकड़ के लाएंगी, यहाँ टकराएंगी, ऊपर जाएंगी, हिमालय से टकराएंगी, इधर आएंगी, तो हमारा ये नॉर्थ ईस्ट में गारो, खासी, जयंतिया जितनी भी पहाड़ियाँ हैं उनसे टकराएंगी। तो इंडिया का जो सबसे ज़्यादा प्रोन एरिया है स्पेशली क्लाउड बर्स्ट का, वेस्टर्न घाट, हिमालय वाला रीजन और नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन। वही राइटर इस सारे आर्टिकल में कहने की बात कर रहा है कि क्लाउड बर्स्ट हमारी कहाँ कहाँ देखी जाती है स्पेशली। तो वो कह रहा है कि इंडिया में जो क्लाउड बर्स्ट होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ फ्लैश फ्लड आ जाता है। मैंने कहा फ्लैश फ्लड का मतलब सीधा सा, अगर किसी एरिया में क्लाउड बर्स्ट हुआ, विद इन 1 आवर बहुत ज़्यादा पानी आ गया, तो वहाँ की सॉइल एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगी, इस एरिया में लैंडस्लाइड आ जाएगी, फ्लैश फ्लड आ जाएंगे। फ्लैश फ्लड का मतलब एकदम बारिश होने की वजह से फ्लैश फ्लड आ जाएंगे। तो सीधी बात है, हिमालयन स्टेट जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट का रीजन, ये सबसे ज़्यादा प्रोन एरिया है, ये वाला, वही आर्टिकल में बताया गया है। और इसके अलावा सीधा हमने बात की नॉर्थ ईस्ट का भी रीजन है, वेस्टर्न घाट का भी रीजन है। ये सारी क्या है कि इससे क्या है कि हमारी क्लाइमेट चेंज की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, फ्रेजाइल माउंटेन इकोसिस्टम की वजह से भी क्लाउड बर्स्ट हो सकती है। ये सीधा सा राइटर कहने की बात कर रहा है कि इंडिया का जो प्रोन रीजन है सबसे ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट का, हिमालय रीजन हुआ, स्पेशली उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कुछ स्टेट हुई, नॉर्थ ईस्ट का रीजन, उसमें क्या है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से और अर्बनाइजेशन की वजह से, फ्रेजाइल माउंटेन इकोसिस्टम की वजह से, फ्रेजाइल माउंटेन इकोसिस्टम का मतलब माउंटेन का जो इकोसिस्टम है वो चेंज हो रहा है। मैन मेड भी हो सकता है, नेचर से भी हो सकता है, सबसे ज़्यादा नेचर से मैन मेड है। उसकी वजह से क्या है, क्लाउड बर्स्ट की प्रोबेबिलिटी इस एरिया में बढ़ गई है। वही राइटर कहता है। व्हाट इज क्लाउड बर्स्ट है क्या, क्लाउड बर्स्ट सीधा सा जो मैंने कहा है, एक्सट्रीमली इंटेंस लोकलाइज्ड रेनफॉल है, जो किसी भी एरिया में 100 सेंटीमीटर, नॉट 100 सेंटीमीटर, ये mm है, 10 mm, 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर रेनफॉल हो जाती है किसी भी एरिया, सॉरी नॉट सेंटीमीटर, ही है, 100 या 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है किसी भी एरिया में विद इन 1 आवर, वो एरिया होना चाहिए 20 स्क्वायर किलोमीटर। उस एरिया को हम बोलते हैं क्या, क्लाउड बर्स्ट, बादल का फटना। मेन रीज़न क्या क्या है हमारे उसमें, हिमालय की साइड हो जाएगी, जहाँ जहाँ माउंटेन पाए जाएंगे, हिमालय की तरफ, जैसे हमने बताया हिमालय की तरफ पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट, ये एरिया प्रोन है किसका, क्लाउड बर्स्ट का। वही राइटर यहाँ से बताने की कोशिश कर रहा है। फिर कह रहा है हाउ डज द क्लाउड बर्स्ट फॉर्म, क्लाउड बर्स्ट फॉर्म कैसे होती है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर मान लीजिए इंडिया, ये मेरा क्या है, वेस्टर्न घाट, इधर हिमालय, इधर नॉर्थ ईस्ट, तो यहाँ से अगर हवाएं चलेंगी तो यहाँ से गर्म हवाएं मॉइस्चर पकड़ के चलेंगी, यहाँ पे जैसे ही टकराएंगी इस एरिया में, तो एकदम से क्या होगा कि हवाएं ऊपर से निकल जाएंगी टकराने के बाद, और जो भी मॉइस्चर कंटेंट होगा वो इसी एरिया में एकदम बारिश हो जाएगी। तो इस एरिया में बारिश हो जाएगी तो यहाँ क्लाउड बर्स्ट हो सकती है। अगर ये हवाएं इस एरिया में हिमालय के ऊपर टकराई तो इस एरिया में क्लाउड बर्स्ट हो सकती है। अगर यही हवाएं यहाँ पे टकराई तो सीधा सा ये
क्लाउड बर्स्ट हो क्यों रही है, जैसे मैंने कहा ओरोग्राफिक। ओरोग्राफिक का मतलब जहाँ पे भी माउंटेन मिलेगा और वो मॉइस्चर वाली हवाएं उस माउंटेन से टकराएंगी, तो जैसे ही टकराएंगी तो वहाँ से क्या है, हवाएं वो ठंडी पड़ेंगी। ठंडी के बाद क्या होगा कि वो सीधा सा जो पानी एब्जॉर्ब होगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब होगी, उसको अपनी जगह छोड़ के हवाएं आगे की तरफ निकल जाएंगी। यही मेन रीज़न है क्लाउड बर्स्ट का इंडिया में। तो इंडिया में जो भी क्लाउड बर्स्ट होता है वो ओरोग्राफिक या कन्वेक्शन कहें या दूसरे शब्दों में कहें माउंटेन या हिल की वजह से होता है। वही राइटर कह रहा है ओरोग्राफिक लिफ्टिंग ऑफ माउंटेन फोर्स फ्रॉम द एयर अपवर्ड। वही राइटर ने कहा है कि मेन रीज़न यही है कि ओरोग्राफिक लिफ्टिंग, कि अगर इस एरिया में ये माउंटेन है, ऐसे ही हवा टकराएगी यहाँ से तो क्या हवा तो ऊपर से निकल जाएगी और पानी इस एरिया में एकदम छूट जाएगा, तो सीधा सी बात है इस एरिया में क्लाउड बर्स्ट हो जाएगी। एयर कूल एंड कंडेंस, सीधी कह रहा है कि अगर जैसे ही हवाएं टकराएंगी तो टकराने के बाद क्या हवाएं ठंडी पड़ेंगी और कंडेंसेशन होने लगेगा। तीसरा कंडेंस होगा तो प्रेसिपिटेशन होने लगेगा। प्रेसिपिटेशन के बाद सीधी सी वो क्लाउड बर्स्ट ही हो जाएगा। फिर कह रहा है स्ट्रॉन्ग अप लार्ज वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड और व्हेन अपवर्ड वीकन एनवायरनमेंट, वो सारा हमने समझ लिया कि शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब बदन विद इन 1 आवर में 100 mm या 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा किसी भी एरिया में रेनफॉल होती है, उसको हम क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। सीधा सा जो हमने समझा, क्लाउड बर्स्ट इंडिया में बादल स्पेशली उसी एरिया में फटते हैं जहाँ पे माउंटेन सबसे ज़्यादा है। कौन से 3 एरिया हैं जो हमने बार बार कह रहे हैं? 3 एरिया वो है, वेस्टर्न घाट वाला, नॉर्थ ईस्ट रीजन वाला और हिमालय रीजन वाला। तो इस रीजन में ही आप देखना सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित यही रीजन है और सबसे ज़्यादा लैंड स्लाइड भी इन्हीं रीजन में होता है, या तो हिमालय रीजन में, और अगर सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में और आती है। उसके अलावा लैंडस्लाइड हमारी वेस्टर्न घाट पे भी होती है। तो ये स्पेशली हिमालय रीजन। चैलेंजेस क्या है इंडिया के पास? चैलेंजेस सीधी सी बात है कि हमारे पास कोई भी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है। किसकी वजह से ये प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहे हैं? ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या है कि हम कोई भी प्रॉपर प्रिडिक्शन नहीं कर पाते कि किस एरिया में किस टाइम पे मानसून आएगा और कितना क्लाउड बर्स्ट होगा। तो अनसर्टेनिटी ऑफ द मानसून इज वन ऑफ द मेन रीजन टू एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ प्रेडिक्शन ऑफ द क्लाउड बर्स्ट। कि अनसर्टेनिटी मानसून की हो गई है, किसकी वजह से? क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो एग्जैक्ट लोकेशन या प्रेडिक्शन नहीं हो पाता है। दूसरा कहता है स्पेर्स ऑब्जर्वेशन नेटवर्क रिमोट हिमालय। हिमालय का सीधा सा मतलब है कि हिमालय जो रिमोट हिमालय रीजन है उसमें हम ऑब्जर्वेशन भी प्रॉपर नहीं कर पाते। वीक इंफॉर्मेशन लैंड यूज रेगुलेशन। लैंड यूज रेगुलेशन का सीधा सा मतलब कर रहे हैं मैन मेड रीजन। मैन मेड रीजन का मतलब है कि हिमालय रीजन में जो भी एफॉरेस्टेशन करते हैं लोग, सॉरी डिफॉरेस्टेशन करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, हल्की सी बारिश होगी तो लैंडस्लाइड भी हो जाएगी। तो लैंडस्लाइड का सीधा सा मतलब है उस एरिया में बाढ़ के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर कह रहा है लिमिटेड कम्युनिटी लेवल अर्ली वार्निंग सिस्टम, कि हमारे पास अगर वहाँ से लोगों को हटाना हो, रिहेबिलिटेशन करना हो, तो हमारा क्या है कि कनेक्टिविटी नहीं है लोगों से। ये चैलेंजेस हैं। इसकी वजह से क्या है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा डेथ भी हो जाती है क्लाउड बर्स्ट की वजह से और प्रॉपर्टी का लॉस भी हो जाता है क्लाउड बर्स्ट की वजह से। अब राइटर कह रहा है कि क्लाउड बर्स्ट को हम रोक कैसे सकते हैं, हमारे पास कुछ सजेशन भी होने चाहिए। तो पहला वही सीधी सी बात है, वेदर की फोरकास्टिंग हमें बहुत अच्छी कर देनी चाहिए, वेदर ऑब्जर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो यहाँ से अगर एआई का यूज़ करें, आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो इशू करता है, यूपीएससी मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या करता है, ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट, ये सारे अलर्ट करता है। तो प्रॉपर अगर हम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उससे क्या है कि हम पहले से ही स्ट्रेंथन हो जाए रिगार्डिंग द वेदर ऑब्जर्वेशन। ये भी एक पॉइंट है। दूसरा है डोपलर रडार को भी हम कर सकते हैं कि माउंटेन वगैरह पे हम डोपलर रडार वगैरह लगा दें, तो उससे क्या है कि हम प्रॉपर उसका क्या है लोकेशन ले सकते हैं कि मानसून किस एरिया में आने वाला है, फोरकास्टिंग कर सकते हैं। और क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सीधी सी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम किसी भी हिमालय माउंटेन रीजन में बना रहे हैं तो हम ये सीधा देख के बनाएं, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है कि ये इन्वायरमेंट को कितना नुकसान पहुंचाता है। ये इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में भी काम करना चाहिए, जिससे सीधा है कि क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा कि क्लाइमेट को नुकसान कम से कम पहुंचे। तो पहले हमें इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कर लेना चाहिए। फिर कह रहा है स्ट्रिक्ट रेगुलेशन कंस्ट्रक्शन इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन, जो हमने पहले एक वीडियो में कंप्लीट किया।
इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन का मतलब सीधा सा हुआ, जैसे वेस्टर्न घाट को हमने क्या डिक्लेयर किया इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन। इस एरिया में सीधा सा मतलब है बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। फ्लोरा फौना की बात करूँ तो फ्लोरा फौना की है, तो अगर इस एरिया में थोड़ा सा भी अगर मान लीजिए कोई भी इकोलॉजिकल राइट का वायलेशन होता है, तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा डेंजर है, चाहे क्लाउड बस्ट का हो, चाहे डिजास्टर का हो, चाहे इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस का हो। वही कह रहा है कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया को भी हमें स्ट्रिक्ट रेगुलेशन रूल बनाने चाहिए, जिससे क्या है कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इस एरिया में होता है तो उसका सबसे पहले में इकोलॉजिकल नॉर्म है उस पर ध्यान देना चाहिए। और लास्ट है इसका कि कम्युनिटी के बीच में अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, जिससे लोगों को सीधी सी बात इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट पता चले और उनके पास प्रॉपर गाइडलाइन हो कि ऑरेंज अलर्ट का मतलब क्या होता है, रेड अलर्ट का मतलब होता है। तो वहाँ से हमारी जान माल का भी खतरा कम होगा और हमारा जो प्रॉपर्टी लॉस है लोगों का वो भी कम होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।